आज के समय में सबसे बड़ी समस्या मुर्गी पालन में है। एक प्रकार से बैग्स बंद करो भैया, बीमारियों की और बीमारी के बारे में इनका बहुत सबसे प्रॉब्लम है, आप ही म्यूट कर दीजिए। कुक्कुट पालन को जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब कर लेते बात 2 मिनट में पहले हाल फिलहाल में जो देश में चल रहा है उसकी, और उसके बाद चलेंगे बस छोटी छोटी बातें बीमारी के बारे में मैं बताता रहूंगा। सबसे पहले बात यह है कि आज कुक्कुट पालन जो कोई करना चाह रहा है वो क्यों रुका हुआ है? रुका हुआ है कि देश इस टाइम पूरी तरह ग्रसित है बर्ड फ्लू की बीमारी से। और बर्ड फ्लू की बीमारी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आदमियों में फैल सकती है। इसलिए समय यह आ रखा है कि हम इस वक्त सारी चीजों को देखें कि किस वक्त ब्रायलर फार्मिंग स्टार्ट करनी है, किस वक्त नहीं करनी है। क्योंकि अगर हमारे खाने के अपने जो मुर्गी है वो अगर बिकेगी नहीं समय पे और कम दाम पे बिकेगी तो अपने को लॉस कर से देने की बजाय थोड़ा वेट करें। देश के इस समय 11 राज्य पूरी तरह बर्ड फ्लू से ग्रसित हैं और ग्रसित होने का नुकसान ये हुआ है कि मुर्गी पालन करना इस टाइम लाभप्रद नहीं हो रहा है। चाहे मुर्गी का चाहे मांस के लिए पालो, और अंडे के रेट भी बहुत गिरे हुए हैं। तो मुर्गी पालन में सबसे बड़ा जोखिम ऐसी बीमारी जो बर्ड फ्लू के नाम से जानी जाती है, ये अपने देश में जिस प्रकार से इस टाइम आई हुई है, अगर ऐसी चलती रही तो अपने लिए बहुत मुश्किल है। और भारत सरकार के नियम कायदे कानून और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो पशुओं का देखता है उसके नियम कायदे के अनुसार मुर्गियों को जिस जगह में बर्ड फ्लू आ गया है वहां मारने के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता है, वो भी बहुत तुरंत से। हम बात कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से मुर्गियों में अपन बीमारी को कंट्रोल करने की, बचाव की क्यों सोचते हैं, उसके कुछ कारण हैं। जब आपने पूंजी लगाई है और वो पूंजी लगाने के बाद आपको लगेगा कि मैं एक बर्ड के ऊपर ब्रायलर में 10 रुपए कमा लूं, 15 रुपए कमा लूं, तो उस कमाने के लिए कुछ कायदे कानून है। कायदे कानून क्या है कि कम से कम वो बीमारी से मरे नहीं। मरेंगे 1000 में आपके 200 मर गए, उसके बाद आपकी सारी चीज ठीक है, आपका प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरा है कई बीमारी ऐसी हैं जिसमें आपको दाना खिलाना पड़ेगा लेकिन उसका मांस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मांस उत्पादन नहीं हो रहा है, और वो अपने जितना 5 सप्ताह है उस टाइम तक वो अपना जो वजन आपको चाहिए था वो नहीं ले पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कि पोल्ट्री पालन में अगर आपका बीमारी से रोकने के तरीके आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। या कई बीमारी ऐसी हैं जो अंडे के प्रोडक्शन को भी डाउन कर देती हैं और आपको बहुत लॉस होता है। 60% तक अंडा, 50% अंडा, 40% तक अंडा गिर जाता है, और मांस उत्पादन आपका एक प्रकार से 2.2 मतलब 2 किलो 2.5 किलो खा करके भी आपका मीट बनाएगा तो आप प्रॉफिट कैसे होगा? तो इन बीमारियों के बारे में आपको जानकारी हो, बीमारी बचाने के उपायों को जानकारी हो। अन्यथा जिस हिसाब से ये उद्योग चल रहा है, जिस हिसाब से अपने को कोरोना में लॉस हुआ और अभी लॉस हुआ, ये बहुत बड़ा, और खास करके अपने को अभी बर्ड फ्लू का, क्योंकि ये आदमियों में जा सकता है, इसलिए भारत सरकार के कायदे कानून अपने को मानने पड़ेंगे और उस कायदे कानून के चक्कर में अपने को बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। बहुत तेज गति से मैं करूंगा कवर। मुर्गियों की बीमारी में हिंदी में बोलूंगा, आप समझने की कोशिश करना कि रानीखेत की बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। तो बीमारी से जाने से पहले मैं कुछ एक बात करना चाहूंगा आपको कि अगर आप खुद ट्रेंड हैं या आपका कोई वर्कर को आपने ट्रेंड कर दिया है तो मुर्गी फार्म में सबसे पहला काम क्या है कि आपको समय को पहचानना है। समय का पहचानना का मतलब है आप मुर्गी फार्म में सुबह जब घुसते हैं तो आपकी नजर में एक एक चूजा, एक एक बड़ा बर्ड ये दिखाई देना चाहिए कि वो क्या उसके कुछ बीमारी के आने के लक्षण तो नजर नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत या तो आपका अनुभव कहेगा कि मैं ऐसी बीमारी में ये कर दूं कि हीट का मतलब सर्दी लग रही है तो उसको सर्दी का बढ़ा दूं या बल बढ़ा दूं या और कोई अपने उपाय हो बढ़ा दूं। लेकिन कई बीमारी हैं जो आपको बताने में मदद करेंगी कि ये बीमारी चूजों में आ गई है। और देखो कोई भी रोग है अगर आपको शुरू में पकड़ जाएंगे
आप बहुत आगे चल पड़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने समय गवा दिया 1 दिन का, 2 दिन का, बहुत मुश्किल है मुर्गी के अंदर बीमारी को वापस पकड़ पाना, उसका इलाज कर पाना। और इलाज भी करेंगे तो बहुत सारी मर चुकी होंगी। तो मेरा कहने का ये है कि आप मुर्गी पालन करें, बहुत अच्छी बात है, करना भी पड़ेगा क्योंकि अपने को आय भी बढ़ानी है। लेकिन आपको वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, आप मुर्गी फार्म में घुसे तो देखें कि मुर्गियों की एक प्रकार से चाल ढाल कैसी है। क्या वो लंगड़ा रही है? क्या उनका पैर एक लंगड़ा तो नहीं चल रहा है? क्या उसके पंख नीचे की साइड तो नहीं गिर रहे हैं? क्या उसके मुंह के ऊपर सूजन तो नहीं है? क्या उसकी आंखों पे सूजन तो नहीं है? क्या उसके मुंह से पानी तो नहीं गिर रहा है? क्या उसके नाक से पानी तो नहीं गिर रहा है? क्या उसके जो बीट है उसका रंग कैसा है? लाल है, पीला चिपचिपा है, सफेद है, हरा है, पानी जैसा है, खूनी पेचिश है? ये सारी चीजें आपको बीट से पता चलेंगी। फिर आपको पता चलेगा कि वो अपने जो आराम से घूमने की उसकी प्रवृत्ति है, क्या वो छोड़ दी है? एक जगह कोने में बैठे हैं, एक जगह इकट्ठे बैठे हैं, या बल्ब के पास खड़े हैं, या बल्ब से दूर भाग रहे हैं। और उसके बाद कोने में रात को दब तो नहीं रहे हैं कि उनका सांस घुट रहा हो। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि वो चलते टाइम लड़खड़ा तो नहीं रहे हैं कि एक साइड में लड़खड़ाने जैसी, या वो गोल गोल चक्कर तो नहीं घूम रहे हैं। तो बीमारियों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि मुर्गी पालन करिए, लेकिन फार्म में हमेशा उस व्यक्ति को रखिए जिसको एक एक बर्ड की बीमारी को थोड़ा सा ये लगेगा ये बीमार है, ऐसा लगे। कई बीमारियों में बुखार होगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो जो डेली उसका देख रहा है कि बुखार में कितना टेम्परेचर आएगा, तो वो क्योंकि लेक्चर बहुत तेज गति से करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं इसको विस्तार से बताता कि टेम्परेचर कब लेना है, कितनी बजे लेना है, कैसे लेना है, थर्मामीटर कैसे लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। जो बीमारियां हैं मुख्य है वो रानीखेत की बीमारी, आईबीडी, एक गुंगोरो रोग, एक होती है लीची डिजीज, एक होती है कोक्सीडियोसिस खूनी पेचिश रोग, एक होती है पोक्स डिजीज, एक सीआरडी जो कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज वायुकोश रोग बोल देते हैं, एक एस्परजिलोसिस और एक बर्ड फ्लू। ये मोटी मोटी बीमारी है। वैसे बीमारियां बहुत है क्योंकि इसमें कवर करना बहुत मुश्किल है मेरे को, तो मैं बहुत तेज गति से आपको एक एक बीमारी के बारे में बताऊंगा। पहला कर लेते हैं रानीखेत की बीमारी। रानीखेत की बीमारी को आप कैसे पकड़ेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे कि सांस की तकलीफ तो नहीं है और दस्त लगे हुए हैं, वो भी करीब पानी जैसे, और वो भी हरे रंग के। एकदम आपके आंख खड़ी हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बीमारी में ये ग्रीन, और बीमारियों में भी डायरिया ग्रीन आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको इंडिकेशन हो जाएगा कि भाई मेरी ये रानीखेत की बीमारी होती है। बुखार होगा। और पक्षी का टोर्टिकोलिस का मतलब होता है गर्दन एक साइड में झुका देगा, मतलब साइड के साइड को, उसको बोल देते हैं टोर्टिकोलिस। और सांस लेने में बड़ी तकलीफ होगी और कई बार तो सांस लेते टाइम आवाज भी करेंगी। और साथ में उसमें ये पाया गया है कि आपको सांस चोंच खोल करके सांस लेंगे और आपको मृत्यु दर बढ़ी हुई मिलेगी। तो इस बीमारी के ये 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। करे क्या? वैसे तो हम टीकाकरण पहले ही करते हैं, हैचरी में भी कर देते हैं, लेकिन 4-5 दिन की उम्र में भी कर लेते हैं रानीखेत का। अगर ब्रायलर की है टीकाकरण का, मेरे ख्याल से मेरे साथी एक और डॉक्टर कुलारी अलग से लेक्चर लेगा, लेकिन मेरा कहने का है अगर बीमारी आ गई है तब भी हमें पुनः टीकाकरण करना पड़ेगा। और ये मैंने लिखा हुआ FB1 लसोटा, LASOTA है, ये गलती से टी नहीं लगा हुआ है, लसोटा लिखिए आप, लसोटा B1 या F। ये इस टाइप की वैक्सीन की वो आती है नाम से। आप किसी भी पोल्ट्री की दुकान पर जाएंगे, आप बोल देंगे मेरे को F1 वैक्सीन दे दीजिए, B1 दे दीजिए, लसोटा दे दीजिए, आप ले लेंगे। उसके बाद तुरंत लगा देंगे। और तुरंत लगाने के बाद आप उसमें कुछ भी नहीं देना है। पहले दिन विटामिन तो दे सकते हो, लेकिन और एंटीबायोटिक नहीं देना है। सेकंड डे से क्या करेंगे? एंटीबायोटिक देंगे जिसमें आपको एंड्रोसिन दे सकते हैं, उसके साथ सिप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, और कोई अन्य उस क्षेत्र में आपके पास कोई दुकान है जिसके पोल्ट्री की बड़ी अच्छी दुकान मानी गई, उससे ला करके कोई भी एंटीबायोटिक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दे सकते हैं। लीवर टॉनिक है, लिवराल है, लिव केयर है, लिव 52 है, और उसके बाद ये आप लीवर टॉनिक के रूप में दे सकते हैं। उसके बाद विटामिन B कम्प्लेक्स का घोल दे सकते हैं। उसके बाद विटामिन C कम्प्लेक्स C
विटामिन सी का आप चाहे पाउडर रखो चाहे गोली रखो, बाजार से ला करके इस बीमारी में कम से कम 4 से 5 दिन चलाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है गंभोरो। गंभोरो बीमारी अपने देश में बहुत फैली हुई है और ये हमेशा एक प्रकार से मुर्गी पालकों के लिए बहुत बड़ा सबक या हेडेक बनी हुई है। तो इसमें पाया गया सबसे इम्पोर्टेंट आयु। ये बीमारी 3 से 5 सप्ताह में बहुत तीव्र गति से आती है और बहुत तीव्र गति से आने के बाद इतनी मृत्यु दर कर देती है कि फार्मर संभालते संभालते 30%, 40% ब्रायलर में मृत्यु हो जाती है। इसमें आपको दिखाई क्या देखा? एक तो बुखार दिखाई देगा, पानी जैसे दस्त होंगे लेकिन वो फटे हुए दही जैसे मिलेंगे, और उसके बाद पक्षी एक प्रकार से सुस्त दिखाई देंगे, बैठे दिखाई देंगे, पेट के बल बैठे दिखाई देंगे, और कभी कभी थोड़ी देर के लिए कभी भी आएगी। और अगर उसको उठाकर देखेंगे बर्ड को, तो जहां से बीट करता है वहां पर एक प्रकार से जो एरिया है जहां से बीट निकलती है वहां सूजन सी दिखाई देगी। ये इसकी निशानी है कि हमें इस टाइप की अगर बीट आ रही है, इस टाइप का फीवर आ रहा है, बैठा हुआ है, तो ये आईबीडी की निशानी है। करे क्या? उसी एकदम विटामिन सी की गोली दे, 500 मिलीग्राम की गोली प्रति 5 लीटर पानी, साथ में सिरका, जामुन या गन्ने का सिरका 5 ml प्रति 5 लीटर पानी, विमराल 5 ml प्रति 5 लीटर पानी, और विटामिन बी कम्प्लेक्स 10 ml प्रति लीटर पानी। ये देना है 3 दिन। उसके बाद एंटीबायोटिक चालू करनी है। एंड्रोसिन दे दो, साथ में आप अगर एंड्रोसिन नहीं मिल रही है या आपके पास नहीं है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दो, और उसके बाद कम से कम एंटीबायोटिक को 3 या 4 दिन चलाएं, साथ में विटामिन बी कम्प्लेक्स दे दें और विमराल दे दें। उसके बाद आ जाते हैं अपन तीसरी बीमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, लीची की डिजीज। इसको लीची डिजीज इसलिए कहते हैं कि ये एक प्रकार से जब इसका हार्ट अटैक खोल लेंगे बर्ड को, मरे हुए को, तो उसका जो दिल है उसके चारों तरफ पानी भर जाता है और अंदर वो अपना जो दिल है वो लटकता रहता है, इसलिए इसको लीची शेप में आता है। तो इसके बीमारी के लक्षण क्या है, आपको पहचानना कैसे है? तो बहुत ही सटीक ढंग से पहचानना है, क्योंकि ये भी कई बीमारियों से मिलती जुलती है। इसमें बुखार होगा, येलो पीले रंग के चिपचिपे टट्टी आएगा, और टट्टी करते टाइम आवाज भी करेगा पुछ से, और साथ में फेस पे स्वेलिंग। और फेस में स्वेलिंग कैसी होगी कि एक आंख ज्यादातर क्लोज्ड मिलेगी, बंद मिलेगी, और सांस लेने में तकलीफ होगी। इस टाइप के अगर सिम्टम आ रहे हैं तो ये लीची डिजीज का एक प्रकार से प्रकोप हो सकता है। और इसमें क्या करें? सेप्ट्रान आती है 800 मिलीग्राम की टैबलेट, 3 टैबलेट प्रति 20 लीटर पानी में मिलाएं, उसके साथ लीवर टॉनिक दे दें और विटामिन बी कम्प्लेक्स का घोल दे दें। कम से कम इसको 5 से 7 दिन तक चलाएं। अगर सेप्ट्रान नहीं मिलती है तो ओरिप्रिम डीएस 800 mg की गोली आप खरीद सकते हैं और उसको कम से कम 5 दिन तक चला सकते हैं। उसके बाद आती है फाउल पॉक्स। आपने देखा होगा कि ये एक चेचक की बीमारी है, और इस चेचक की बीमारी में होता क्या है, या आपने देखा होगा कहीं वैक्सीन ठीक नहीं है या कोई और आपकी बीमारी आ गई है कि आसपास में कहीं से, तो उसमें जो आपके पंख रहित जो एरिया है, जो मुंह के ऊपर एरिया है, मुंह के आसपास जहां पर पंख नहीं है, या कलगी पे या वटल पे, तो छोटे छोटे पॉक्स के फुंसी जैसे दिखाई देंगे और धीरे धीरे वो बढ़ते चले जाएंगे, और उसके कारण मृत्यु दर तो कम रहेगी, लेकिन आपके मांस वाले जो हैं बर्ड्स, उसमें मांस उत्पादन कम रहेगा, और अंडे वाली है उनमें अंडा प्रोडक्शन एकदम कम हो जाएगा। इसका सबसे उपाय है कि आप समय पर वैक्सीन करें। 6 सप्ताह पर इसकी वैक्सीन की जाती है, और उसके बाद वैक्सीन की हमेशा निगरानी करें कि कभी आप लंबे समय तक कर रही हो जिस कंपनी की, अगर कामयाब नहीं है तो कंपनी को चेंज कर दे। साथ में अगर बीमारी आ गई है तो एंटीबायोटिक का घोल कम से कम 3 से 4 दिन पिलाएं। एनरोसिन जो नामक एंटीबायोटिक है 1 ml प्रति लीटर पानी 5 दिन तक पिलाएं, साथ में बी कम्प्लेक्स भी दे दें और लीवर टॉनिक भी दे दें। उसके बाद आ जाती है एक और बीमारी जिसको हम बोल देते हैं CRD। ये बहुत बड़ी बीमारी, घातक बीमारी है, और अपने देश में ये अप्रैल में अभी स्टार्ट होती है, और वैसे तो सारे साल चलती रहती है, लेकिन अप्रैल मई में तो ये बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेती है। इसका कारण क्या है कि ये जो समय आएगा अप्रैल का, जब गेहूं काटने का समय आएगा, तो जो डस्ट के कण हैं वो इनकी रेस्पिरेटरी जो सांस लेने की जो नली है उसमें जाकर के बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो बर्ड का जो अपना झेलने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और उसके कारण ये बीमारी पकड़ जाते हैं।
और ये बीमारी का पकड़ने का कारण कुछ और भी है। जैसे समय अगर आप अप्रैल में देखेंगे तो टेम्परेचर एकदम बढ़ेगा और उस बढ़े हुए टेम्परेचर के अंदर ये बीमारी पकड़ जाती है, क्योंकि ये विषाणु कीटाणु ये जो बैक्टीरिया है ये ऑलरेडी पक्षियों के सांस नली में पहले से बना रहता है। बस उसको बर्ड को थोड़ा सा स्ट्रेस मिला, या तो ये डस्ट आ गई, या डस्ट आपने खुद फार्म में जैसे उसका रैकिंग करते टाइम कर दी, या आपने समय पे पानी ठंडा नहीं लगाया, या आपने टेम्परेचर साइड का ठीक नहीं रखा, या आपने घनत्व का मतलब एक जगह में बर्ड ठीक ठाक नहीं रखे, ज्यादा रख दिए, उससे इन पर स्ट्रेस आएगा। और स्ट्रेस होते ही ये बैक्टीरिया अपना काम स्टार्ट कर देता है और अपने रेस्पिरेटरी सिम्टम, जिससे सांस से जुड़ी हुई बीमारी बोलते हैं इसको, वो अपने दिखानी शुरू कर देता है। इसमें खुली चोंच से सांस लेगा, साथ में आवाज करेगा घर घर घर, और एक प्रकार से मृत्यु दर एकदम स्टार्ट हो जाती है। इसमें न तो टेम्परेचर मिलेगा आपको ऐसा पड़ा हुआ, न आपको मिलेगा कोई आपको मुंह पे ऐसी मुंह से नार भी निकलेगी, क्योंकि ये एक प्रकार से सांस की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और साथ में आपने देखा होगा कि इसमें जो मेन दिक्कत यह है कि जो डायरिया, जो बीट का कलर वो नॉर्मल रहेगा, जबकि आपकी जो बर्ड फ्लू है उसमें हरा आएगा, इसमें हरा नहीं आएगा। और रानीखेत की बीमारी में भी हरा आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। उसके बाद अपन इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें? एंटीबायोटिक जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपके पास है उनको चला दीजिए कम से कम 3-4 दिन। एंड्रोफ्लोक्सासिन बहुत अच्छा काम करती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन अच्छा करती है, डॉक्सोसाइक्लिन अच्छा काम करती है, सिफेलेक्सिन अच्छा काम करती है। जो आपके एरिया में मिलती हो वो एंटीबायोटिक चलाइए। और लीवोफ्लोक्सासिन भी इसमें अच्छा काम करती है, साथ में लीवर टॉनिक चला दीजिए, विटामिन बी कम्प्लेक्स चला दीजिए। ये एक प्रकार से आपको ट्रीटमेंट तुरंत करना पड़ेगा। और इसमें एक खास बात ये है कि जो बर्ड जिसको आप खोल लेंगे उसके जो लीवर है, उस लीवर के ऊपर एक सफेद रंग की सफेद परत दिखाई देगी। तो ये माना जाता है कि ये बीमारी आ गई है। और इस बीमारी को रोकने का तरीका ये है, सबसे पहले कि आप अपना मैनेजमेंट मार्च में अगर ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप अपना मैनेजमेंट उसी हिसाब से सोचिए, क्या टेम्परेचर साइड का बढ़ने न पाए, कूलर टाइप पे करिए, उसका घनत्व बर्ड्स का ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, हवा का आगमन बहुत जरूरी है, वो भी एकदम आर पार होना चाहिए। और पांचवी बात क्या है, बर्ड्स को ठंडा पानी, अप्रैल में ये जो अटैक करेगी तो उस टाइम भी ठंडा पानी दिन में कम से कम 2-3 बार पिलाइए बर्ड्स को। ये नहीं कि गर्म पानी पी रहे हैं। तो जो सीजन इसका ज्यादा आने का है वो है अप्रैल मई। वैसे ये किसी भी सीजन में आ जाएगी, लेकिन ज्यादा चांस उसी टाइम बढ़ जाते हैं। तो सीआरडी का क्या है कि मैनेजमेंट की बीमारी है, मैनेज करना अपने को। तो मैनेज कैसे होगा कि आपके अपने जो कार्यकलाप है फार्म से जुड़े हुए उनको आप सुदृढ़ कर दीजिए बहुत अच्छी तरह, जिनको आप कर सकते हैं। तो इसको आप बीमारी को एक प्रकार से बचा सकते हैं। और अब आ जाती बात जो आप ज्यादातर इस टाइम पूछना भी चाहेंगे और उसको डिस्कस भी करना चाहेंगे कि बर्ड फ्लू की बीमारी क्या है और इसको कैसे, जब आप आ जाए तो कैसे करें, क्या नहीं करें। तो देखो, इस वक्त अपने देश के अंदर पूरे 11 प्रांतों में ये फैली हुई है। तो हर एक पोल्ट्री फार्मर ये सोच रहा है कि ये बीमारी आए तो हम करें क्या, और ऐसी आए तो हमारा पोल्ट्री फार्म में एक्शंस क्या होंगे वो आपको पता होने चाहिए। और घबराने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि साहब पैनिक हो गए और एक प्रकार से ये आदमियों में इस टाइम फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि अपने देश में अभी इतने साल हो गए एक भी केस आदमियों में नहीं देखा गया है। कुछ कारण है जिसकी वजह से आदमियों में नहीं देखा गया, ये अच्छी बात है। लेकिन कई कंट्री में कुछ आदमियों के साथ है बीमारी एक प्रकार से घातक हुई है जिससे आदमियों की मौत हुई है। लेकिन मेरा कुल मिलाकर कहने का है, बर्ड फ्लू से घबराएं नहीं, सिर्फ आपको कुछ एक्शन लेने हैं। पहला काम कि इस बीमारी को पहचाने कैसे। रानीखेत भी ऐसी बता दी आपने, लीची भी ऐसी बता दी, तो इनकी पहचान कैसे करें इस बीमारी की। तो 3-4 खास बात आप इसमें नोट करेंगे। एक तो ये सांस से जुड़ी हुई बीमारी है, पहली बात। दूसरी बात,
इसमें भी हरे रंग का डायरिया होगा, दस्त लगेंगे, पानी जैसे आपको पहचानना है। आंख और नाक से सिक्रेशन आएंगे, मतलब एक प्रकार से आंख से भी पानी पड़ता दिखाई देगा, नाक से भी पड़ता पानी दिखाई देगा, और इसमें फेस बर्ड का एकदम सूज जाएगा, और सूजने के बाद आपको नीले रंग के पैचेज आपके मुंह के ऊपर दिखाई देंगे बर्ड्स के, और साथ में जो कलगी है उस पे दिखाई देंगे या वटल्स पे दिखाई देंगे, और कई बार तो जो पंख रहित अपने जो एरिया जैसे लैग जो टांगे हैं उसके ऊपर भी नीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको नोट करनी है और आपके फार्म में ये देखते रहना है, अगर आपकी मृत्यु दर बहुत तेज गति से हो रही है कि आपका 1000 का बर्ड्स है और 24 घंटे में ही 200 मर गए, 300 मर गए, फिर देखते देखते आपको अगले 24 घंटे में 600 मर गए, 800 मर गए, तो आपके कान खड़े होने चाहिए। आपको किसी चीज की वेट नहीं करनी है। सबसे पहला काम करना है जो अपने पशु चिकित्सा अधिकारी हैं जो आपके आसपास, उसको तुरंत बता देना है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर कुछ और खासियत है कि जो भारत सरकार के नियम ये कहते हैं कि आपको छुपानी नहीं है बीमारी को। आपका फार्म तो चलो गया, कोई बात नहीं, जैसे भी बीमारी आई है तो उसका करें क्या, लेकिन आसपास के जो फार्म है वो ग्रसित न हो, आदमियों में ये ऐसा डर जो बना हुआ है वो बचे रहे, और भारत सरकार उसको तुरंत वही की वही दबा दे। तो इसलिए इस बीमारी को क्या है कि आपको तुरंत सूचित करना है कि सपोज करो वहां से सैंपल लेने के लिए अपने स्टेट गवर्नमेंट के आएंगे, आने के बाद वो अपना टेस्ट सैंपल भेजेंगे, तो उसकी 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी, तब तक आपको अलर्ट रखेंगे कि आप उसके बाद वो फार्म आपका कब्जा करके अपने काम स्टार्ट कर देंगे। उनको मर्दों को मारना है, दबाना है, 1 किलोमीटर के एरिया को एक प्रकार से सारे बर्ड मारने हैं, 10 किलोमीटर एरिया में सब। उसके बाद एक वो देखा जाएगा कि किसके कितने सैंपल लिए जाएं, कैसे करे जाए, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, और उस एरिया को 3 महीने तक बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा 1 किलोमीटर वाले को। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बीमारी अगर आ रही है आपके फार्म में तो आपको तुरंत एक प्रकार से सूचना देने का जरूरी बनता है। आपकी भी सेफ्टी है, आसपास के मुर्गियों की सेफ्टी है, और साथ में भारत सरकार के नियम कायदे कानून भी कहते हैं कि भाई आप इसको लंबे टाइम तक अपने पास मत रखिए। अगर 24 घंटे में ऐसी मोर्टेलिटी दिखाई दे तुरंत बता दीजिए, ताकि एकदम भारत सरकार की ओर से या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो टीम आएगी वो अपना काम स्टार्ट कर देंगी। उसका पर्पज यही रहता है कि क्यों नहीं इस बीमारी को यहीं रोका जाए, नहीं तो अपने किसी भी प्रदेश में फैलेगी, फिर दूसरे प्रदेशों में जाएगी और उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सबसे अभी तक यही रास्ता बचता है इस बीमारी में, और अपने को इस टाइप से करना है। तो मैं इसी के साथ अपनी ये जो मेजर बीमारियां हैं वो खत्म करता हूं। अब आता है आपके साथ एक प्रकार से रूबरू होने का, डिस्कशन करने का, वो अब आप एक एक करके पूछते जाइए, मैं जवाब देता जाऊं। सर ये मुर्गियों में लंगड़ेपन की बीमारी आ जाती है। हाँ, उसके बाद मैंने कुछ मुर्गियां पाली थी तो वो पैर मोड़ के बैठ गई। हम हाँ, वो काफी दिन तक जिंदा रही। हाँ बिल्कुल ठीक। उसके बाद जो वो भी मार के खा गए। ना कितनी एज की थी, कितनी एज की थी वो, कितनी मुर्गियां पाली हुई थी? 50 से सर मुर्गियां। हाँ, और वो 2 से 3 महीने के बाद लंगड़ापन आ गया था। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। ऐसा है कि आप सभी इस ट्रेनिंग का क्यों कर रहे हैं, इसका कोई पर्पज है। पर्पज ये है कि देखो बड़े जानवर का तो आपके आसपास के आदमी बता देंगे कि साहब ऐसे ऐसे आप बड़े जानवर का कारोबार कर लीजिए, 4 रखिए, 5 रखिए। और मुर्गी फार्म में जब आप जाते हो, मुर्गी पालन के व्यवसाय में, आपको बहुत अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक प्रकार से मुर्गी पालन करेंगे। जैसे आपने कहा लंगड़ापन आ गया, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि लंगड़ापन के आने के कारण क्या क्या है। लंगड़ापन के आने के कारण है कि या तो कोई बीमारी हो ऐसी, या आपके दाने में कमी हो। तो जब कोई आपने ट्रेनिंग कर ली है कि दाने की क्या क्या जरूरतें हैं, कब कब देना चाहिए, उसके बाद मुर्गी में क्या कैल्शियम या अपने ये विटामिन को कितना देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, तो आप उस वक्त अगर कैल्शियम चला देते हैं, जिस वक्त थोड़ा सा
लंगड़ापन आया है या विटामिन चला देते हैं, तो क्या होगा कि आपको एक प्रकार से एडिशनल पानी में मिल जाएगी, दाने में अगर कमी भी होगी तो वो कवर अप कर लेगी। लेकिन एक दो मुर्गी स्टार्ट होते ही बनाना पड़ेगा, नहीं कि सारी की सारी हो गई तो आपको लॉस होगा। तो मेरा कहने का ये है कि थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाइए और आगे ऐसी समस्या आए तो आप किसी से कंसल्ट करिए, या ऐसे में क्या है कि दाने की औरों से पता करिए कि आसपास के वो सेम दाना खिलाने से क्या इस उम्र में आ रही है क्या। अगर आ रही है तो इसका मतलब उसने दाने ने गड़बड़ कर रखी है और उसने अपनी विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो जो है वो सही ढंग से नहीं मिला रखा। या आप दूसरा काम करें कि भाई आप अपनी ओर से लगता है कि ये हमारी जो बर्ड है ये जिससे खरीद रहे हैं इसमें सभी में आ रही है, इस वक्त ठीक दाना ठीक है, तो आप उस स्टेज के अंदर थोड़ा सा अपना दाने के अंदर बढ़वा दे उस कैल्शियम फास्फोरस विटामिन डी, या पानी में के भी दे सकते हैं। ठीक है, और बताइए। तो कोई दवाई ववाई नहीं होती? हाँ, सब दवाई आती, कैल्शियम की दवाई आती है, विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस का सोल्यूशन आता है और अपना विटामिन का भी सोल्यूशन आता है। आप कई कंपनियां हैं, जिस कंपनी को आपको एरिया में जो आपको अच्छा लगेगा, अच्छी फेमस है, उनमें से अपना दवाई लेने जाते हैं तो वो तो ऐसे ही देता। मैं कह रहा आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक के नाम और दवाइयां बता सकते हैं या पीडीएफ दे सकते हैं? आप पीडीएफ तो कर देना, दवाई में तो पता ही नहीं होता क्योंकि वो पक्षी वाली दुकान पे गए ना, अपनी तरह से दे देते हैं, ये ले लो वो ले लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कई दवाइयां खिलाई। आप देखो 7 दिन आप ट्रेनिंग करेंगे, आपका कुछ ज्ञान वर्धक हुआ कि मुर्गियों के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, क्या रख रखाव कैसा चाहिए, दाना कैसे बनाना चाहिए, बीमारी का कैसे हम, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सीआरआई से संपर्क बनाए रखें। अपना लैंडलाइन नंबर है 10 से 5, यहाँ पर विशेषज्ञ को ये अपना आप कांटेक्ट कराएंगे जी मेरी ये समस्या है, ठीक, कितनी उम्र का है, क्या है, किसका दाना खिला रहे हो, उसके बाद क्या क्या उसके अंदर सिम्टम दिखाई देते हैं। सिम्टम दिखाई देने के बाद आपको एडवोकेट करेंगे, आप ये दवाई पिलाइए, इतने दिन के पिलाइए, और ये फला फला कंपनी की आप किसी से भी खरीद सकते हो सकता है कि जो आपने बताया है ना सर, आप कह रहे हैं कि कैरियर आपसे हम सहायता ले सकते हैं सर। अगर हम फोन करते हैं तो फर्स्ट थिंग nobody is going to attend the phone call. Always hold almost I am trying to so many times but nobody is going to pick. ऐसा that is a major problem. और मैं करा था फोन कई बार, I'm not joking sir. एक करके एक दूसरे पर लैप्स हो गई आवाज, एक करके पूछिए सर। लास्ट 4-5 महीने से मैं इतनी कॉल किया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला, जितने भी लैंडलाइन नंबर थे। भाई जितनी नहीं करिए आप, अपना जो सेंट्रल नंबर है ना सीआरआई का सेंट्रल नंबर, उस सेंट्रल नंबर पे मैंने किया था जो कहते हैं मिला ही नहीं। ला नहीं है क्या, एक्सटेंशन भी है क्या? अटेंड नहीं किया सर, अटेंड नहीं होते हैं वहाँ पे, अटेंड नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, और होगा तो हम दूर भी करेंगे, ऐसा कोई वाक्य हुआ है तो। लेकिन कहने का यह है कि 10 बजे से 5 बजे तक एक्सेप्ट संडे अपना डीपीबी रहेगा। सर एक्सटेंशन नंबर मांगता है, एक्सटेंशन नंबर बता दीजिए कोई। एक्सटेंशन नंबर पहले तो ये है 0581230023 ये नंबर तो है, मोबाइल नंबर है। अरे इसका एक्सटेंशन मांगता है। जिस वैज्ञानिक की सहायता चाहिए, कि जिस स्पेशलिस्ट की सहायता चाहिए, आप कहो कि मेरे को हेल्थ से रिलेटेड डॉक्टर एएस यादव से मिला दीजिए, मेरे को फलाना फीड से रिलेटेड जो अपने वैज्ञानिकों की लिस्ट है उसमें से उससे मिला दीजिए, जो फीड की समस्या है, मेरे को मैनेजमेंट की समस्या है तो मैनेजमेंट के, तो वो कोशिश करेगा कि जो 10 से 5 में मिला करके आपकी समस्या का एक प्रकार से निदान करने का एक प्रकार से पूरा यहाँ पर अपना भारत सरकार का दायित्व है। और ये सीआरआई इसीलिए खोला गया है कि भाई आप अपने देश का कुक्कुट पालन, जो कि बहुत अच्छा व्यवसाय है, बस ये जो अपने प्राकृतिक पोलो या डिजीज की जो जैसे अब आई हुई है, ये बार बार आती है, तो पोल्ट्री फार्म को कोरोना से रिलेट कर दिया गया बिना ही बात। अब बर्ड फ्लू का तो बात सही है कि बर्ड फ्लू तो बीमारी मुर्गियों की घातक है, कोरोना तो नहीं थी, न आदमियों में आती पक्षियों से, लेकिन उस टाइम बिल्कुल एकदम प्रोडक्ट लो कर दिए गए, खरीदे नहीं गए। अभी बर्ड फ्लू के कारण भी कुछ नीचे डिप कर गया, तो
कहने का ये है कि आपको हमारा संस्थान का बताने को, आपको क्लियरिटी करने का पूरा पूरा एक प्रकार से जिम्मा है। और हम कोशिश करते हैं कि, क्योंकि वैज्ञानिक पूरे के पूरे व्यस्त तो हैं, लेकिन आपकी समस्याएं जरूर सुनते हैं। और बताइए। हाँ, ये तो ऐसा टाइम तो है नहीं आप इतने सारे लोग फोन करेंगे तो कहाँ किसको जवाब देंगे। एक और पूछ रहा है वो क्वेश्चन था सर, मान लो पोल्ट्री में जो है रानीखेत का हमने वैक्सीनेशन कर दिया है, तो भी हो सकता है क्या रानीखेत? अगर हो सकता है तो फिर मतलब क्या वैक्सीनेशन 100% प्रभावी नहीं होता है? हाँ, एक मैं सभी को बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। इनका क्वेश्चन था कि रानीखेत तक अगर टीकाकरण हो गया है तब भी बीमारी आ गई है, यही तो क्वेश्चन था आपका। जो क्वेश्चन था कि बीमारी वैक्सीन के बाद भी आ गई है, क्या करें? तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें एक तो ये है कि आपकी क्या कंपनी ने जो 0 डे पे, कई कहते हैं हमने 0 डे पे वैक्सीन करके दे दी, खास करके कह दिए ब्रायलर के, क्या वो कंपनी वाकई में करके दे रही है कि नहीं? पहला काम। एक 5 से 7 दिन तक अपने फार्म में आप कर सकते हो। अगर मान लो आपके डाउट है तो 5 दिन से 7 दिन में आप वैक्सीन अपने कर सकते हो। लसोटा की करिए, B1 की करिए, या आप F की करिए। एक बात। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन ये था कि अगर बीमारी आ गई है तब क्या करें। अब आपको ये पक्का पता चलेगा कि रानीखेत है, और आपके दिमाग में ये है कि और भी कुछ हो सकती है, लेकिन रानीखेत का ज्यादा घूम रहा है आपके दिमाग में। आंख मीच करके 10 दिन में बीमारी आओ, 15 दिन में आओ, महीने में आओ, अपनी कोई लसोटा या आप B1 या F जो आपके एरिया में मिलती है वैक्सीन, ला करके तुरंत लगा दे। सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक तो सस्ती है, कोई ज्यादा महंगी नहीं है। तो उसका दूसरा फायदा ये है कि अगर आपके दिमाग में ये था कि यार रानीखेत है, तो 24 घंटे वो अपना उसको कवर करने का काम स्टार्ट कर देती है वैक्सीन, और 4-5 दिन में अपना इतना उसका प्रभाव हो जाता है कि वो अपने कंट्रोल कर लेती है। तो रानीखेत की जब भी शंका हो, एकदम वैक्सीन कर दीजिए। तो भले ही पहले उसने किसी ने की है नहीं की है, तुरंत उसके बाद चालू कर दीजिए एंटीबायोटिक देना, B कॉम्प्लेक्स देना, विमराल देना, या लीवर टॉनिक देना। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जैसे ये आपने बताया कि ये मेडिसिन देनी है, तो इनके साथ फीड भी चलानी है साथ के साथ? हाँ, फीड या कुछ टाइम रुक के देनी है? अब देखो, क्योंकि हेल्थ का लेक्चर तो होना तो चाहिए था कई फेजेज में कि चिक्स का देखभाल कैसे करें, उसके बाद बड़े का देखभाल कैसे करें। मैं फिर भी संक्षिप्त में बता देता हूँ कि चिक्स जब आते हैं उसको 0 से 5 दिन तक अपन एंटीबायोटिक देते हैं ताकि उसको मरे नहीं, एक बात। फिर 5 दिन से 12 दिन तक B कॉम्प्लेक्स और विमराल पिला देते हैं ताकि वो तंदुरुस्त रहे। 12 दिन से 18 दिन तक हम लीवर टॉनिक पिलाते हैं। उसके बाद 18 दिन से 25 दिन तक अपन पिलाते हैं कैल्शियम। जो उनकी कह रही थी ना, एक समस्या कैल्शियम वाली भी थी। तो अगर आप इस टाइप का उनका रखते हो ना, तो आपको एक तो बीमारी नहीं आएगी, एक फायदा, एक वो मोटे ताजा जल्दी से हो जाएंगे, 2 फायदा। तीसरी बात ये है कि आपको ऐसा हेल्थ कैलेंडर का आपके हमेशा जहन में रहेगा कि भाई हमें ऐसे चले हैं तो हमारा देखो, मैं तो बर्ड में कोई समस्या की दिखाई दी और मेरे को बड़ा सेटिस्फेक्शन है। तो कहने का ये है, आपको ऐसे अगर है कि मेरे को पहले 4-5 दिन एंटीबायोटिक पे रखना है, फिर मेरे को विमराल विटामिन देनी है, फिर मेरे को देना है साथ में लीवर टॉनिक, क्योंकि लीवर टॉनिक जो खाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो पीरियड है 12 दिन से 18-20 दिन का। फिर कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम दे देंगे। तो इस टाइप से अगर आप देंगे तो आपको फीड में चलती रहेंगी। आपका क्वेश्चन था कि फीड में क्या करें, जो फीड में आपने पहले से स्टैंडर्ड बना रखा वो चलती रहेंगी। ये है पानी में देने की, ताकि बर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ी हुई है, जिस उम्र में बढ़ी है उसी उम्र में वो चीज दीजिए। ये मत करना ना लिवर टॉनिक पहले से पिलाने लग जाओ, कोई फायदा नहीं करेगी। तो ये हेल्थ कैलेंडर आप दोबारा रिपीट करेंगे एक बार प्लीज? रिपीट कर सकते हैं? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आराम से सुनिए। अब देखो, क्योंकि ये लेक्चर आधा घंटे का अलग था चिक हेल्थ मैनेजमेंट का, लेकिन मैं छोटा सा उसको ही बता देता हूँ। अगर दूर से बर्ड आए, अभी शायद इनका 1 बजे टाइम खत्म है अपना, इसका 1:30 बजे के बाद कर लो। और भाई एनी हाउ, मैं 1.5 घंटे का था, इसको स्क्यूज करके ना आधा घंटे में कर दिया। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आधे घंटे में आपको दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। रिपीट कर रहा हूँ। देखो तो बात को, अगर बर्ड चल के आए हैं कहीं से आपने 24 घंटे चल के आए, तब क्या करें? आप मान लो 1000 चुजा है,
लिख लीजिए 1000 चूजा है। 1000 चूजा के लिए आप 2 लीटर पानी बढ़ाइए, बस 2 लीटर, और उनमें आप 100 ग्राम सूखा दूध और 100 ग्राम चीनी डाल के पिला दीजिए। अगर दूर से चल के आए बड़, अगर 2-4 घंटे की जर्नी है, जब मत करिए ये काम 2 घंटे के लिए। लिख लिया आपने सभी ने। अगर बर्ड दूर से चल के आए हैं, स्ट्रेस में है, तो पहले उनको नींबू पानी पिलाइए। ये नींबू पानी है, देख लो। 1000 बर्ड के लिए अगर आप लाए हैं 5000, तो फिर देखो बढ़ानी पड़ेगी चीजें 5 गुना। तो आप 1000 बर्ड के लिखिए, 2 लीटर पानी, 100 ग्राम दूध मिलाना है, सूखा दूध आता है, 100 ग्राम चीनी, सिर्फ 2 घंटे के लिए, बस। उसके बाद क्या करें? उसके बाद लिखिए आप 8 घंटे क्या करें, उसके 6 घंटे बाद क्या करें। 2 घंटा तो आपने ले लिया अपना। गुड़, 1 किलो गुड़, और आप लगाइए, कम से कम पिएंगे 5 लीटर, 5 5 25, 5 ढक्कन सिरका का डाल दीजिए, जामुन का या गन्ने का। ये गुड़ के साथ कर लीजिए 5 लीटर पानी में 6 घंटे के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। हो गया आपका 2 घंटा, ये 6 घंटा गुड़ का पानी। अब आ जाइए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या देनी है आपको? नियोडोक्स दे दो, पायोडोक्स लिखो, नियोडोक्स, पायोडोक्स 1 ग्राम प्रति 6 ग्राम, 1000 बढ़ के 6 ग्राम के करीब आप अंदाजा ले लीजिए कि इसमें ये चुटकी भर के इतनी आ रही है। उस पुड़िया पे लिखा होता है 20 ग्राम की पुड़िया आती है, आपने 1 तिहाई कर दी, वो चल गई 6 ग्राम आ गई, तो वो देनी है आपको 1000 बढ़ पे। बायोडोक्स और नियोडोक्स, ये एंटीबायोटिक पिला दी। ये कर दी आपने 16 घंटे के लिए, क्योंकि 8 घंटे पहले बीत चुके हैं आपके। 2 घंटा प्लस 6 घंटा गुड़ का पानी, और उसके बाद 16 घंटा एंटीबायोटिक का पानी, ये पिलाना है। ये हो गए 24 घंटे की दवा दारू। फिर हो गई आपकी अगले 24 घंटे क्या करें? 6 घंटे गुड़ का पानी जो पहले बताया था, और 18 घंटे यही एंटीबायोटिक जो मैंने बताई है। 6 ग्राम एंटीबायोटिक प्रति आपके 5 लीटर पानी, 10 लीटर पानी लगा लो, जो आपके 16 घंटे पिएंगे, वहाँ 18 घंटे हो जाए, क्योंकि वो 2 घंटे का आपने जो चीनी का पानी सूखा दूध का वो हटा दिया है। तो ये बन गया है 6 घंटा और 18 घंटा। ये आपके 2 दिन कवर हो गए। तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 दिन तक एंटीबायोटिक जो पहले दी थी 6 ग्राम प्रति आपको दूजे से 1000 6 ग्राम देनी है। वो पानी पिएंगे 8 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर जो भी है वो उसमें डाल दिया। ये आपकी दवाई कवर होगी 5 दिन की एंटीबायोटिक का कोर्स। अब आइए 6 दिन से 12 दिन तक क्या करें? जब उनको 6 दिन से 12 दिन की होगी, एक विमराल है दवाई, एक है विटामिन बी कम्प्लेक्स, दोनों अलग अलग दवाइयां हैं। विमराल 1000 बढ़ के आप 50 ml डाल दो पूरे पानी में, और ये जो विटामिन बी कम्प्लेक्स है ये डाल दो 101 मतलब 100 मिलीलीटर, उससे डबल। तो ये मान के चलो भाई हमें 50 ml ये डालनी है, 100 ml ये डालनी है अंदाजे से। 6 दिन तक 1000 चूजों, अगर ज्यादा है तो आपको उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। उसके बाद 13 दिन आ गए। 13 दिन से 18 दिन तक 5 या 6 दिन पिलाए, सिर्फ क्या चीज? एक ही। क्या पिलाएंगे उसमें? कि आप लीवरटोन, मोटा तौर के ऊपर उसमें 100 ml डाल दीजिए। ये लीवरटोनी का पीरियड हो गया 18 दिन तक। फिर 18 दिन से 25 दिन तक पिला दीजिए कैल्शियम। आपके पैरों में कभी भी लगड़ापन नहीं आएगा। दाने में जैसी पड़ी है कैल्शियम पड़ी रहने दो। उसमें क्या करें आप? 20 ml भी आती, कईयों की ज्यादातर तो 20 ml आएगी 100 वर्ड पे। तो आप 200 मिलीलीटर अपना कैल्शियम डाल दे, कम से कम 5-6 दिन पिला दिया। 25 दिन तक तंदुरुस्त हो गए। कई तो अब 30 दिन में बेच रहे हैं, बुराई लोगों को बेच कर छुट्टी करो। लेयर है उसके आगे की दवाई और वैक्सीन चलती रहेगी। तो ये हुआ आपका, मैंने हेल्थ कवरेज चूजों का पहले 25 दिन तक कैसे करें। और बताइए।
कैल्शियम का नाम नहीं बताया सर आपने, कौन सी कंपनी की? कहाँ कैल्शियम का? आप किसी भी अपने कंपनी का, माइफैक्स है आपका, ओस्टो कैल्शियम है, ओस्टो कैल्शियम बहुत अच्छा काम करती है। किसी भी कंपनी की आप ले आइए जिसमें ज्यादातर कैल्शियम के नाम से आ रही है कि भाई मेरे को मुर्गी की कैल्शियम दे दीजिए, तो बड़े जानवरों में भी कई तो कंपनी सेम रखती है, मुर्गियों के लिए भी बड़े जानवरों के लिए भी। तो आप कैल्शियम की पिप्पी 5 लीटर की उठा कर ले आइए, 5 लीटर में आती है ज्यादातर, और ये ज्यादा महंगी नहीं होती है, 500-600 रुपए की आ जाएगी 5 लीटर। और आप उसको अपने कई चीज के लिए अपने कैल्शियम बता दिए 20 ml प्रति 100 वर्ड, तो आप 200 मिलीलीटर डाल दिए 1000 के लिए। और बताइए डॉक्टर जो भी सर कैल्शियम के लिए सर चूल्हा बताया था सर, चूल्हा कैल्शियम के लिए बताया था सर, क्या चूल्हे का यूज कर सकते हैं? चूना मत डालिए, आप सीधा कैल्शियम पिलाइए। ये अपने अनसाइंटिफिक नहीं प्रूवन की उस चीज को बिल्कुल मत करिए। बीमारियां होती है लाइए और बस। डॉक्टर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो तकरीबन उसकी ब्रीड से पता लग जाती हैं। हाँ, आपका एक्सपीरियंस रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि एक्सपीरियंस एक आदमी का ऐसी चीज होती है कि आप पकड़ जाओगे, बहुत नजदीक चले जाओगे कि साहब ये IBD आ गई है। तो आपका वही मैं डॉक्टर वही पूछ रहा था कि भाई एक्चुअल में जो स्वस्थ उसकी बीट कैसा रंग कैसा रहेगा, अगर सफेद हरा या लाल करती है तो उसकी कौन कौन सी बीमारियां, ताकि हम उसके ऊपर आगे से मेडिकेशन कर सकें। आपने सुना नहीं है, मेरा लगता शुरू से बातों को तो रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। मोटे तौर पर मान कर चलिए, हरे रंग की जब बीज आ रही है तो पानी जैसी आ रही है तो रानीखेत आ गई है। लेकिन मैं ये साथ कहूंगा कि अन्य बीमारियों में भी आती है, लेकिन खास करके बर्ड फ्लू में अगर ऐसी आ रही है, मोर्टेलिटी बहुत तेज हो रही है, तब आप रानीखेत पर मत बैठिए कि सिर्फ रानीखेत की, ये हो सकता है बर्ड फ्लू भी आ गई है। एक बात, फटे हुए दही जैसी, फटा हुआ दही देखा होगा, उसमें पानी जैसा होगा अलग और वो डब्बे से अलग होंगे। अगर ऐसी आ रही है और 3 से 5 सप्ताह की उम्र है तो ये हो सकती है IBD, गुम्बोरो रोग। अपने हिंदी में गुम्बोरो बोल देते हैं, शॉर्ट में IBD बोल देते हैं। आज के टाइम में तो अंग्रेजी के वर्ड खूब फेमस हो गए, भाई IBD आ गई। तीसरी, लिच्ची रोग। लिच्ची रोग में आप मोटे तौर पर रखो कि एक तो ये सांस से जुड़ी बीमारी है, एक इसमें फेस और आंख बंद हो जाए, मतलब फेस सूज जाएगा और साथ में एक आंख ज्यादातर में बंद मिलेगी। और इम्पोर्टेंट है कि चिपचिपी पीले रंग की इसके अंदर आपको लैट्रिन दिखाई देगी, पानी जैसी नहीं होगी, बस चिपचिपापन बढ़ जाएगा। फिर एक हो गया खूनी पेचिश, लाल सुर्ख आपको दिखाई देंगे जैसे खून पड़ा हो, ये आती है आपकी कोक्सीडियोसिस, खूनी पेचिश रोग। ऐसे में आप पहचान सकते हो बीमारी के छोटे छोटे लक्षणों से धीरे धीरे, ताकि भाई मेरे तो ये, और फिर दिक्कत आ रही है आपको, 5-4 चीजें नोट करें उसका। सर आपका फोन नंबर दे दीजिए सर। फोन नंबर थोड़ा बिजी बहुत रहता है मेरा, क्योंकि और अंट के बहुत ज्यादा पूरे इंडिया के अंदर अगर अपन उससे, तो बेस्ट है कि 10 से 5 आप बात कर ले अपने। सर जो चीज छूट गई है क्योंकि समय की कमी की वजह से, सर ये सारे का डिटेल स्लाइड अगर PDF फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट हो, अगर इसको भेज दें। नाम कहाँ से है, कौन है आप? सर मैं गैसुद्दीन अंसारी बिहार से हूँ। गैसुद्दीन अंसारी बिहार से। मेरी किताबें बिहार में इतनी गई हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास लिटरेचर अभी तैयारी स्टेज में है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में मेरी कम से कम 1000 लिटरेचर चला गया है। अब बात क्या है कि बीमारी का क्या है, रूप चेंज होता रहता है। तो आप कोई समस्या आए तो आप डिस्कस करें स्पेशलिस्ट से कि सर मेरी ये है, व्हाट्सएप भेज दें और व्हाट्सएप में दिखाई देगा कि साहब ऐसी ऐसी मेरी समस्या है। हम तुरंत कोशिश करेंगे कि आपको उस वक्त करना क्या है। वो सबसे बेस्ट है। रही लिटरेचर की तो आपको थोड़ा सा इंतजार वो करना पड़ेगा, 2-1 महीने। हम लिटरेचर ही डेवलप कर रहे हैं इसका आसान तरीके से। क्या व्हाट्सएप नंबर जो व्हाट्सएप पे अभी फिलहाल, जैसे मान लो सपोज करो आपकी कोई ऐसी सिंपल सी क्वारी है तो अपने इंटरकॉम से कह देंगे। आपकी कोई स्पेसिफिक डिजीज आ गई, हो सकता है मैं आपको कहूंगा कि मेरे इस व्हाट्सएप पे ही 2-3 फोटो भेज दीजिए, तो उस केस में हम आपसे मंगवाएंगे कि भाई आप फटाफट 2-3 फोटो दे दीजिए। PM एग्जामिनेशन के आप थोड़ा खोल लीजिए बार को, हार्ट की फोटो दे दीजिए, लीवर की फोटो दे दीजिए, और साथ में अगर हम कुछ और पोर्शन बोलते हैं उसी पर्टिकुलर पोर्शन की दे दीजिए।
तो उस वक्त आपके करें तो आप अपना इंटरकॉम से जो अपना दे रखा स्टैंडर्ड नंबर उस पर बने रहे। और बताइए। प्रॉपर एक मेडिकल यहाँ इंस्टीट्यूट में। हाँ, आपके लिटरेचर अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी चल रही है। लगभग 2-1 महीने का समय लगेगा। हम आपको एक ऐसा लिटरेचर तैयार कर रहे हैं कि आप ज्यादातर चीजें अपने लेवल पे काफी हद तक उसके पास पहुंच जाएंगे, बीमारी के आसपास और ट्रीटमेंट। और मेरा उद्देश्य है कि अंग्रेजी लिटरेचर में वीडियो नहीं किया हूं, मैंने पहले भी हिंदी की दी है। हिंदी ज्यादा सही है। हिंदी में आपको सरलता से सरलता कि रानीखेत की बीमारी है, इसके 5 मुख्य बातें क्या है और ट्रीटमेंट आप कैसे कैसे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ये सब लिटरेचर में थोड़ा सा समय और लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपको मई तक, अप्रैल तक इस चीज को लाने के लिए। सर बाय कहाँ से करनी पड़ेगी फिर हमें? क्या ये खरीदनी कहाँ से पड़ेगी फिर? खरीदनी तो आपको कोशिश तो करेंगे, अपना CRI सेंटर रहेगा, किसी बुक सेलर से तो क्यों बेकार में करेंगे, तो बुक सेलर का दे देंगे। लेकिन लिटरेचर सस्ता भी, और आपको यहाँ से या किसी दुकान का नंबर दे दिया करेंगे, आप उनसे मंगवा सकते हो। और फिजिकल ट्रेनिंग लगता है 1-2 महीने और चलेगी, ये सब चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी मेरे को लगता है मार्च अप्रैल तक। जब फिजिकल अपनी ट्रेनिंग होती थी, जब तो आपका मजा भी अलग आता था। आपकी क्लास को हम 2 घंटे 3 घंटे तो खींच देते थे लंबी। अब इसमें कोई तो आपके क्या बोलते हैं टाइम लिमिटेशंस है कि साहब इतने बजे तक करिए। और दूसरा, आपके साथ जब तक रूबरू नहीं होते ना, वो मजे वाली बात नहीं होती। तो कहने का मतलब ट्रेनिंग तो हो रही है और ठीक ठाक बात भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन जब आप फिजिकल यहाँ आते थे, एक तो चीज को देखते भी थे, दूसरा आपसे डिस्कशन में होता था कि भाई आप करे जाओ, डिस्कशन करे जाओ, फिर आप फिजिकली हमारे पास आ जाते थे, सर मेरी पर्टिकुलर समस्या है, हमने कहा लाओ भाई क्या सोल्व करें। तीसरा कोई लिटरेचर है तो आपको यहाँ घुमा देते थे। तो ये सब बातें। दूसरा अभी आपको मैं एक क्या बोलते हैं कि आप IVRI का 2 ऐप है IVRI के, उसको आप डाउनलोड जरूर करिए। ये पशुओं के रोग, उसमें मेरा भी शामिल है, मैंने बनाया। नाम क्या होगा सर? पशु ऐप है IVRI का, पशुओं इसकी डिजीज ऐसे करके, डिजीज ऑफ IVRI ऐप डिजीज, और हिंदी में भी उसका कुछ ऐप है, तो आप खोल लेंगे IVRI के ऐप में जाकर के। एक है टीकाकरण, वैक्सीनेशन इन लाइस्ट हो गया ऐसे करके ना, वो भी IVRI का ऐप में, उसका भी मेरा एक प्रकार से पार्ट टीम का। तो आपको ये सारी लिटरेचर उसके अंदर डिटेल में दे रखी है कि बीमारी कौन कौन सी है। और वो अभी लंच हुआ है, अभी तो 1 महीना पहले ही। आप सर ये गूगल में मैं देख रहा हूँ सर, IVRI वैक्सीनेशन गाइड ऐप है, वेटरनरी क्लिनिकल केयर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस ऐप, एनिमल रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन नहीं, आपको डिजीज का एक ऐप है, मैं अभी बता देता हूँ, अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है। एक तो है आपका IVRI डिजीज कंट्रोल डिजीज कंट्रोल, ये तो बहुत सारे खुल गए इसमें। IVRI डिजीज कंट्रोल ऐप, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको पोल्ट्री की डिजीज मिलेंगी अलग से, और एक है वैक्सीनेशन। आपको सारी चीजें फोन को पलट के एक बार इसमें दिखा दीजिए कैमरे में, उसका आइकन पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये नीले रंग से लिखा हुआ IVRI है, ये रहा देखो IVRI डिजीज कंट्रोल ऐप। ये आपको एक प्रकार से IVRI का जितनी डिजीज है ये इसमें मिल जाएंगे आपको। और दिखाऊं क्या आगे, ये इस टाइप का मिलेगा आपको आगे जैसे जैसे जाएंगे। ये डिजीज कंट्रोल वाला, जिसमें पोल्ट्री की डिजीज अलग से है, एक वैक्सीनेशन ऐप है। अच्छा, इसका हिंदी भी मिलेगा, उसी के अंदर आपको हिंदी मिलेगा। एक वैक्सीनेशन का और ये वैक्सीनेशन का है, ये मैं आपको वैक्सीनेशन का भी दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से खोल लें। ये वैक्सीनेशन का है, देखो। तो आप इन ऐप को हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, आप देख सकते हैं आराम से कि वैक्सीनेशन कैसे करें, मतलब वैक्सीन कहाँ से मिलेगी, कि उसके बाद कितनी कॉस्ट आएगी, सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। और हाल फिलहाल में एक IVRI में एक और लिटरेचर डेवलप हो रहा है, हो सकता है 15 दिन का टाइम लग रहा है, उसमें आपको बहुत सुगमता से चीजें मिलेंगी, हो सकता है वो ऑनलाइन भी कर दें। और बताइए आपकी समस्याएं। तो इसके साथ ही हम अपने इस लेक्चर को खत्म करते हैं। कोई और आपकी क्वेरी होंगी तो हम आपको फोन से बताते रहेंगे। थैंक यू।
थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए 2 बजे मिलते हैं।